हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं नियोजित विकास की राजनीति को हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारा इसमें एक लेक्चर हो चुका है, हम सेकंड लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके हम लोग इसमें जो भी सारी चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से वो आपका देख लेंगे और इन पर अपना विचार भी करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, पूछ लीजिए, किसी कोई भी डाउट बनता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर जो आपने कल जितना पढ़ा है उसमें कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, चैप्टर हमारे सामने है और चैप्टर नंबर 3 को हम लोग आपका देख रहे थे। तो हम विकास के फैसले और इन सब चीजों के विषय में हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। ठीक, और टकराव की स्थिति को भी हम लोग देख रहे थे और विकास की जो धारणाएं हैं। ठीक, तो हम लोग अंतिम रूप से जो है अपने चैप्टर को हम लोग आपका यहां तक जो है देख चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग कि बाकी देशों की तुलना में जो है आप देखेंगे पूंजीवादी उदारवादी इन सब चीजों का आपका उदय हुआ है। तो विकास की धारणा को हमने समझा, राजनीतिक टकराव को समझा, राजनीतिक फैसले और विकास, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे आगे की जो प्रक्रिया है हमको बेसिकली जो है उस पर आपका ध्यान देना है। क्लियर है? तो इतना, अगर किसी का कोई डाउट है, इसी में कुछ पूछना है, इसी में कुछ कंफ्यूजन आपको लगता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे बेहिचक और बेधड़क आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिए। अब देखिए, हम बात करेंगे आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का परिचय माना जाता है। यानी कि आप मॉडर्नाइज किसको कहते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण हो रहा है तो आधुनिकीकरण की समृद्धि का क्या मतलब है? कि आपकी फिजिकल आपकी प्रगति हो और वैज्ञानिक रूप से आप उसको लॉजिकल माने कि हाँ ये सारी चीजें हैं। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर एक कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता है। देखिए, इसी आधार पर वो उन सब चीजों को तय करते हैं और तय करने के बाद ही अपना आधार बताते हैं कि इस तरह की चीजें हैं, इस तरह का बेस है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। इन सभी चीजों को यहां पर उनको देखते हैं। ठीक, अब देखिए, आपको इसमें और चीजों को भी इसमें ध्यान रखना है। आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। देखिए, मैं पहले भी आपको पढ़ाया हूं और आप 9th 10th में भी इसको अच्छे से पढ़े हैं, और 11वीं क्लास में भी एक स्पेशल चैप्टर है जहां पूंजीवादी, अर्थवादी, साम्यवादी सरकार के विषय में है। तो हिंदुस्तान के सामने जो था, कितने मॉडल थे? दो मॉडल हमारे सामने रखे गए थे, और एक मॉडल था उदारवादी मॉडल, जिसे हम पूंजीवादी मॉडल कहते हैं। ठीक, यूरोप के अधिकतर हिस्सों में क्या था, ये से चल रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसे ही अपनाया था, क्योंकि यूएस हमसे पहले आजाद हो गया था और यूएस ने इसको अपनाया था। दूसरा था समाजवादी मॉडल, और एक दूसरा मॉडल कौन सा था? समाजवाद का मॉडल था। अब देखिए, यानी कि हमारे सामने जब हम आजाद हुए तो अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर कैसा हो, इसके लिए दो रूप हमारे सामने रखे गए। एक था उदारवादी यानी कि पूंजीवादी, एक था क्या था आपका? समाजवादी। अब समाजवादी जो मॉडल था उसमें कुछ त्रुटि थी, क्योंकि उसमें निजी स्वामित्व कुछ नहीं था, सब कुछ सरकार के हाथ में था, और संसाधनों का समतामूलक वितरण की वो बात करते थे, और होना भी चाहिए था। ठीक, लेकिन बहुत सारी चीजों पर देखा गया कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समाजवादी मॉडल को एप्लीकेबल कर पाने में बहुत बड़ी समस्या और बहुत दिक्कत हो सकती है आने वाले भविष्य, और जो तत्काल जो परिस्थिति और स्थिति बनी हुई है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने और जो हमारे आर्थिक सलाहकार थे उन्होंने आपका निर्णय लिया कि हम समाजवादी मॉडल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूस से है। ये विचारधारा कैसी है?
रूसी क्रांति की विचारधारा पर प्रेरित है समाजवादी मॉडल। अब तो हमको पूंजीवादी एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हम पूंजीवादी की विचारधारा से तो 200 वर्षों के गुलामी के बाद हम लोग बाहर निकले हैं। तो पूंजीवादी को भी हम देख चुके हैं, हमने उसकी गुलामी झेल ली है, वहां केवल प्रॉफिट का सौदा है, मानव का कोई मतलब नहीं है। अब हमारे सामने चैलेंज था कि हम किसको एक्सेप्ट करें। तो ऐसे में हमने पूंजीवादी की अच्छाइयों को और समाजवादी की अच्छाइयों को हमने जोड़ा और जोड़कर एक नया मॉडल बनाया जिसका नाम था मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित मॉडल। अब देखिए लिखा है ना कि दूसरा क्या था, सोवियत संघ ने अपनाया था। इन दोनों विचारधाराओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत संघ मॉडल पर गहरे तौर से प्रभावित थे। वहीं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी, बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल थे। यानी कि रूस का जो मॉडल था उसको एक्सेप्ट करने के लिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जो थी, और खुद नेहरू जी इसके प्रबल समर्थक थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे। यानी कि कैपिटल मार्केट हो, कैपिटल जो आपकी पूंजीवादी सरकार बने, इसके लिए बहुत कम लोग आपके पक्षधर थे। कैसे थे? बहुत कम लोग पक्षधर थे। और यही कारण था कि लोगों का झुकाव कहां की तरफ बढ़ रहा था? समाजवादी मॉडल की तरफ बढ़ रहा था। आजादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई कि नेता की पसंद यही अपनी सहमति प्रतिबिंबित हो रही है। और क्या है? जो नेता की पसंद होगी वही आपका जनता की पसंद होगी। ऐसी लोगों ने एक जो विचारधारा थी वो आपका बना ली थी। ठीक, तो इस तरह की विचारधारा हमको इस मॉडल के अंदर जो है आपका दिखाई दे रही थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां तक हम लोग आपका देख चुके थे। इसमें अभी तक कोई डाउट है कि अगर किसी को कुछ पूछना है, समाजवादी मॉडल क्या है, पूंजीवादी मॉडल क्या है, ठीक है, और इनकी विचारधाराएं क्या थी? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आजादी के आंदोलन के दौरान एक सहमति बनी कि नेताओं की पसंद ही यह सहमति प्रतिबिंबित हो। यानी कि जिस तरह के जो हमारे लीडर हैं, जो चीज एक्सेप्ट करेंगे उसी को ही हम लोग आपका अपने इस प्रतिबंध में उसको देख लेंगे। ठीक है, राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होंगे। कह रहे कि बिल्कुल सोच रखा था कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने मान लिया था कि आजादी के बाद जो भारत की सरकार होगी, अंग्रेजी हुकूमत की जो आर्थिक सरोकार है उनसे अलग रखें। यानी कि जिस तरह से अंग्रेजी सरकार ने जो नियम कानून बनाए थे उनसे तो हम बिल्कुल अपने डिफरेंट रखेंगे, वो हुकूमत वाली चीजें हमारे यहाँ नहीं होंगी। आजाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों का काम नहीं करेंगी। आजादी के आंदोलन के दौरान यह बात साफ हो गई थी, गरीबी मिटाने, सामाजिक आर्थिक पुनर्वृत्ति का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं ने इन बातों को लेकर पीछे भैंस छिड़ी और औद्योगिक को उचित रास्ता मानते कुछ नजरियों में कृषि के विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी समझा। क्या समझा? कि एक तो यार जो हमारे यहाँ आपकी कृषि है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे गरीबी दूर हो इस पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, कुछ औद्योगिकरण के लिए उचित रास्ता निकले इस तरह के बात हो, और सामाजिक आर्थिक जो आपका पुनर्वितरण हो, ठीक, इन सब पर बात हो। ठीक, और आजादी के आंदोलन के दौरान जो बात साफ हुई है उनको लेकर चले कि कैसे हमको गरीबी को मिटाना है। इन सब चीजों का आपका लेकर बने हुए हैं। ठीक है, इतना याद है? याद रहेगा? चलिए, तो यहां तक कुछ पूछना है आपसे? कुछ भी डाउट आ रहा, कुछ चीज समझ नहीं आ रही हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमको देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको बहुत बार चीजें देखने को मिली होगी। क्या है?
वामपंथ और क्या है दक्षिणापंथ। यानी कि आप दो विचारधाराएं पढ़ते हैं। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहां के राजनीतिक दल अथवा समूह का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस पार्टी की विचारधारा वामपंथी है या अथवा क्या है दक्षिणपंथी है। जब भी कोई भी ऐसी बात होती है तो हम उन विचारों को देखते हैं कि ये पार्टी कैसी है, वामपंथी क्या है, दक्षिणापंथी क्या है। ठीक इस तरह की विचारधारा को दिया जाता है और उनको देखा जाता है। क्लियर है बच्चों? अब इसमें देखते हैं कि इन शब्दों के मतलब क्या हैं। आपने ऐसा जिक्र पढ़ा होगा कि दक्षिणी पंथ यानी कि जो अथवा वामपंथ शब्द किसी राजनीतिक दल अथवा समूह के बारे से प्रकट होता है। कहां से होता है? कोई भी आपका राजनीतिक दल है, उन्हीं चीजों से, उन्हीं सब से प्रकट होता है। सामाजिक बदलाव को लेकर कौन सा पक्ष ले गया है? आर्थिक पुनर्वितरण में भी राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय है? और राज्य की जो वितरण है उसमें क्या उसकी राय है? इन सभी को हम लोग आपका देखते हैं। अब थोड़ा इसमें आगे देखते हैं कि सामाजिक बदलाव को लेकर कौन सा पक्ष लगाया कि आर्थिक पुनर्वितरण में राज्यों की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। वामपंथी से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़ों की समूह की तरफदारी करते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो आपके दक्षिण की बात करते हैं, बेसिकली हम लोगों को यह ध्यान देना है कि जो वामपंथी है, वामपंथी अमूमन किसकी बात करते हैं? जो गरीब और पिछड़ा है उनकी तरफदारी करता है। कौन? वामपंथी। क्या करते हैं? वामपंथी यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा कि हम गरीबों की हमेशा बात करते रहते हैं, ये गरीब क्यों हैं, इसी गरीबी को सुधारने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, क्या प्रयत्न करें, इन्हीं पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो है आपकी बात करते रहते हैं। आप भी जब भी देखते हैं कोई भी मीटिंग हो, कोई भी पार्टी हो, तो हम लोग ही खींचते हैं कि सरकार क्या कर रही है, इनको लेकर, गरीबी को लेकर किस प्रकार से विचार कर रही है। तो हम बार बार जो है इन्हीं पर अपनी बात करते हैं और इन्हीं को हम लोग अपना मुख्य चीजों पर जोड़ते हैं। ठीक, तो इन सब चीजों को हमको देखना है, इन सब चीजों के साथ हमको जानना है। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने। और इनके तबकों की फायदा पहुंचाने वाली सरकार नीतियों का समर्थन करते हैं। अगर लगता है कि आपका गरीबों के लिए और जो आपके पिछड़े हैं सामाजिक के लिए कुछ काम किया है सरकार ने, तो उसका तारीफ भी करते हैं। अब एक ऐसी दूसरा दक्षिण पंथ में उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति हो सकती, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरती हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं 1960 के दशक में कौन सा से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे? इस दौर की पार्टी कांग्रेस पार्टी किस तरफ रखे गए? अभी देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी किस विचारधारा में थी, इसमें ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा। और बात कर रहे हैं 1960 के दशक की। क्लियर है? ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना भाषण दे रहे हैं और लोग उसको सुन रहे हैं। और योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए मैं आपको योजना आयोग के विषय में भी बताऊंगा कि आपकी योजना आयोग है क्या। तो आपको पता लगा कि दक्षिणापंथ क्या है, वामपंथ हम किसको बोलते हैं, वामपंथ क्या है आपको पता लगा, यानी कि जो गरीबों की बात करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? जो गरीब तबकों की, पिछड़ों की बात करते हैं, उनका समर्थन करते हैं और सरकार अगर उनके लिए काम करती है तो सरकार की वे तारीफ भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमको आपको याद होना चाहिए। अब बात करेंगे योजना आयोग की। देखिए योजना आयोग जो था पहले आपका नीति आयोग था, ठीक, लेकिन अब वर्तमान में इसको मोदी गवर्नमेंट ने उसको योजना आयोग कर दिया है। योजना आयोग पिछले साल आपने भारतीय संविधान
संविधान का व्यवहार नामक किताब पढ़ी है। क्या कह रहे हैं? वहां आपने एक ऐसी जो है वो आपने किताब पढ़ी है, ठीक। क्या आप बता सकते हैं कि इस योजना का कोई जिक्र आया है कहीं? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं आया है। योजना आयोग संविधान द्वारा बाकी स्थापित आयोग दूसरी निकाय की तरह नहीं है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950, अब योजना आयोग की जगह क्या हो गया? नीति हो गया है। 1950 की बात कर रहे हैं, ठीक। एक आयोग का एक सलाहकार भूमिका निभाता। अब देखिए ये जो आयोग बनाया गया है, कौन सा? योजना आयोग। ये क्या है? एक सलाहकार आयोग है। ये सरकार को सलाह देती है, ठीक। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि परामर्शदात्री है। कैसी है? परामर्शदात्री है। इसकी सिफारिशें तभी प्रभावी होती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। अब ये अपनी तरफ से क्या देता है? सिफारिश देता है। और इस सिफारिश के साथ क्या होता है कि ये सिफारिश देने के बाद अब डिपेंड करता है मंत्रिमंडल के ऊपर कि आपको ये सिफारिश माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, ठीक है ना। ये हमको बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना होता है। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख भी करते हुए कहा गया था। अब बिल्कुल आप सिंपल समझिए, योजना आयोग कब बनी है आपकी? मार्च 1950 में। और कैसे बना? एक सीधे प्रस्ताव के जरिए बनाया, यानी जिस तरह से और आयोग हैं, ये आयोग से बिल्कुल हटके है। इस आयोग का काम किसी की समीक्षा करना नहीं है, बल्कि सरकार को कुछ मामलों पर अपने सुझाव देना है। और देखिए उस सुझाव को कहां रखेगी? सरकार मतलब मंत्रिमंडल के सामने रखेगी। अब डिपेंड करता है मंत्रिमंडल को कि मंत्रिमंडल उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। क्या डिपेंड करता है? कि मंत्रिमंडल उसको एक्सेप्ट करे ना करे, ये उसके ऊपर है। और फिर इसकी चीजों को देखते हैं कि वो चीजें प्रभावी होती हैं या नहीं, ठीक है ना। इस चीज को ये हमको आपका ध्यान रखना है। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी उसके कार्यों के दायरों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज संरचना को बनाने बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना की अनुप्रेरणा हो। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह का बनाने और उनको अमल करने की बात कर रहा है। किस तरह की बात इसमें की गई है? मौलिक अधिकारों की। किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए। और राज्य के लिए क्या रखे गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और राष्ट्र के जीवन की कौन सी संस्थाएं हैं जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इन पर अपनी बात करें, इन सभी की आपकी बात करें। स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों के आजीवक पर्याप्त संसाधनों का बराबरी का अधिकार हो, और उनके जो बराबरी का अधिकार है, जो राइट्स है, उसकी वो आपका बात करता हो। इसी तरह की इन सब चीजों को इसमें देखा गया है। क्लियर है? ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसको हमको याद करना है। अब देखिए, समुदाय के भौतिक संसाधनों का मितव्ययी और नियंत्रण को इस तरह से बांटा जाए कि सर्वमान्यों की भलाई हो और अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाए कि धन अथवा उत्पादन के संसाधन को एक जगह केंद्रित हो, जन सामान्य की भलाई बाधित हो। अब देखिए, हमको इस तरह से संसाधनों को बांटना है, रिसोर्सेस को, कि किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण ना हो। और इस तरह से हमने आर्थिक स्ट्रक्चर को रखना है जहां पर हम लोग उत्पादन का समाधान कर सकें, इन चीजों को देख सकें, ठीक। इन चीजों को लागू कर सकें, इन सभी चीजों को हमको देखना है।
कुछ आगे की चीजें हैं जिनको हम लोग देखेंगे। अब ये बातें हैं आपके नीति आयोग की, क्योंकि योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक, तो आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह से बात है। और सबसे बड़ा ध्यान रखना, योजना आयोग नीति आयोग क्या है? एक परामर्शदात्री आयोग है। ठीक, बात कर रहे हैं नियोजन की कि इसमें किस प्रकार का आपका नियोजन हो रहा है। अब देखिए, इस नियोजन को देखते हैं। मतभेद के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत हैं। कह रहे एक बिंदु ऐसा है, चाहे भले ही सब मतभेद हो, लेकिन उस पर सभी सहमत है। विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट का जो वर्क है उसको हम क्या नहीं कर सकते, इस काम को हम किसी एक व्यक्ति के निजी हाथ में नहीं सौंप सकते। ठीक, ये किसके पास रहना चाहिए? ये सरकार के पास ही रहना चाहिए। और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना को तैयार करे। और ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है कि वह आपका डेवलपमेंट के लिए एक खाका, एक योजना को आपका तैयार करे, उनको प्रस्तुत करे कि हमको किस तरह का आपका डेवलपमेंट करना है, किस तरह की चीजों को हमको देखना है। इसी पर उनका जो है मेन फोकस है। क्लियर है? क्या है? मेन फोकस है। ठीक, दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए योजना के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व को जन समर्थन मिला था। कह रहे हैं कि एक विचार आया था 1940 और 1950 के दशक में। अगर हम विश्व में देखें तो विश्व में जितना भी जन समर्थन था, लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। ठीक, यूरोप में महामंदी का शिकार हुए होकर कुछ सबक सीख चुका था। अब कह रहे जो आपकी महामंदी आई थी ना, कहां पर? यूरोप में। उससे लोगों ने कुछ सबक सीखा है, यानी कि उससे कुछ सीख लिया है। जापान और जर्मनी के युद्ध ने भी विलक्षण झेलने के बाद अर्थव्यवस्था फिर भी लड़खड़ा गई थी। कह रहे हैं कि जब जर्मन और जापान का युद्ध हुआ था, उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो भी क्या थी? आपकी पूरी लड़खड़ा गई थी। ठीक है ना? ये हमको देखना है कि उस समय जो अर्थव्यवस्था का हाल था वो क्या था। और कह रहे हैं कि सोवियत संघ 1930 और 1940 के दशक में भारी कठिनाई के बीच शानदार प्रगति की थी। और कह रहे हैं कि जिस तरह की आपकी कठिनाई थी उसके बीच भी क्या किया उसने? एक अपना शानदार प्रगति की। क्योंकि वहां डेवलपमेंट का जो भी जिम्मा था वो किसके पास था? वो सरकार के पास था। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। और कह रहे हैं कि यही कारण था कि जो प्लानिंग के साथ आपका चल रहे थे, उस प्लानिंग के साथ चलने में क्या हो रहा था? एक आपकी दुनिया में जो थी हवा आपकी बह रही थी। उस हवा को हमको समझना था। ठीक, कि हवा कौन सी है, और उस हवा को हमको समझना था कि हवा कहां बह रही है और किस दिशा में आपका बह रही है। ठीक, ये हमको देखना है। क्लियर है? ये अगर हम इसको समझ पाते, इसको जान पाते, तो हमारी सारी चीजें क्या थी? बिल्कुल सही हो जाती। याद रहेगा? तो ये आपको ध्यान रखना था। ठीक है बच्चों? अब देखिए, नियोजन का मतलब है प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग के साथ चीजों को लेकर चलेंगे कि हमें इन 5 साल के अंतर्गत ये हमारे कुछ लक्ष्य हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको 5 साल में शिक्षा का में जो आपका लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाना है, हेल्थ में हमको जो चाइल्ड डेथ रेट है उसको घटाना है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो गांव का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें उसको डेवलपमेंट करना है। हमको रोजगार के विषय में इस तरह से काम करना है। जो हमारा रिसेशन यानी कि मंदी आ रही है उसको हम कैसे बात दूर करें, उसके लिए हम लोग आपका प्रयोग कर सकते हैं, और कैसे हम उसको प्रयास करें, इन सब पर हम लोग आपका गौर कर सकते हैं। हम इन पर जो है अपनी बात कर सकते हैं। क्लियर है? याद रहेगा इतना? तो अगर आप इस तरह से देखते हैं तो हम लोग इनको पूरा समझ सकते हैं कि क्या चीजें हैं और किस तरह से आप इनको समझ पाते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां तक तो अगर आपका कोई डाउट है
कुछ भी चीज है आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, तो इतना याद रहेगा आपको। अब देखिए, इस तरह से देखें तो योजना आयोग कई आकस्मिक आविष्कार नहीं करता था। अगर हम देखें कि आपका योजना आयोग ने कोई इस तरह से आपका आविष्कार करके दिया हो इमरजेंसी, तो ऐसा नहीं है। दरअसल यह कहानी हमने आप में बड़ी दिलचस्प देखी है कि हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेश मसलन उद्योग और बड़े व्यापारियों के उद्यमियों के निजी पक्ष में नहीं होते। एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी का बहाव, सरकार उसको अंकुश ना लगाए। अब देखिए, मुसीबत ये है कि जब बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने, तो सरकार के नियम और नॉर्म्स और कंडीशन में वो फंस जाते हैं। अब उनको वो सारी चीजें वो जितने भी नॉर्म्स हैं उनको देखने पड़ते हैं, और जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, उसमें फंस कर रह जाते हैं। अब कैपिटल जो मार्केट है, पूंजी मार्केट में, वहां तो आ सकते हैं लेकिन साम्यवादी सरकार या जो मिश्रित है उनमें सरकार के जो कुछ बैरियर होते हैं नियम के। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भारत में ऐसी चीज नहीं हुई। क्यों? 1944 में उद्योगपतियों ने एक तलब जुट हुए, यानी कि सब जुड़े, और उन्होंने देश के नियोजित विकास को चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे हम बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के बड़े क्षेत्रों में कदम उठाए, चाहे दक्षिणी पंथ हो या वामी पंथ, उस सभी तरह को चाहते थे। ये कैसा हो, चाहे आपका दक्षिणा पंथ हो, चाहे आपका वाम पंथ हो, इन सब से आपका निपटा जा सके। और इनको समझने का ही प्रयास जो था इसके अंतर्गत आपका बार बार जो था वो किया जा रहा था, और इनको देख भी रहे थे कि भारत में जो आपके व्यापारी आ रहे थे, क्लियर है नियोजन के अंदर क्या चीज है। अब देखिए, जब पहले आप किसी जो आपके साम्यवादी सरकार होती है जहां पर नियमों का बैरियर बहुत ज्यादा होते हैं, उन बैरियर में हमको बेसिकली देखना होता है कि सरकार इस तरह के नियम ना बना दे कि उद्योगपति को जो डेवलपमेंट करना है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें कोई अड़चन आए। सरकारी नॉर्म्स को क्लियर करने, उनको मानकों को पास करने में आपकी समस्या का सामना ना झेलना पड़े। तो ये सारी चीजें हमको देखने के लिए अक्सर जो है वो मिल जाती हैं, और बहुत सारी समस्या जो है हमारे सामने पड़ती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं और हम इनको देखते भी हैं। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। कैसे है? एक संयुक्त रूप से जो आपका प्रस्ताव है उसको चलाया, और उसको पारित करने की जो है आपका बात इसमें कही गई है। ठीक, और हम इसको समझ भी सकते हैं थोड़ा सा। और एक इसमें आपको याद होना चाहिए, एक प्लान आया है, इसमें आपको जिक्र आया बॉम्बे प्लान का। थोड़ा सा ना हमको बॉम्बे प्लान पर गौर करना चाहिए। देखिए, जो ये बॉम्बे प्लान आपका बना था, इस बॉम्बे प्लान में क्या हुआ कि भारत के जितने भी सारे उद्योगपति हैं, इन सारे उद्योगपति ने जुड़कर क्या कोशिश किया कि एक मंशा से हम क्या करें, सरकारी उद्योग तथा अन्य आर्थिक निवेश में बड़े कदम उठाएंगे कि हम सरकार के आधार से ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हम क्या बनाएंगे, आपका नया उद्योग की हम लोग आपका संरचना करेंगे। और 1944 में ऐसे ही एक उद्योगपति बहुत सारे जुट मिलकर इन्होंने एक ये आपका उद्योगपति हो गए, और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का आपका संयुक्त प्रयास किया कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। ऐसे ही आपके टाटा लगी, टिस्को लगी, पेपर मिल, सूती मिल, इस तरह के मिल भारत में लगे, ताकि हम लोग भारत को एक आर्थिक दिशा जो है, जो प्रगति की जो हम बात कर रहे हैं, वो दे सकें। देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले भारत की आजाद होते होते योजना आयोग अस्तित्व में आया। अब जैसे हम आजाद हो गए, उसके बाद योजना आयोग यानी कि प्लानिंग का कमीशन आ गया। प्रधानमंत्री इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाए, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। कैसी है? केंद्रीय और अपनी सबसे बड़ी जो आपकी प्रभावशाली है, वो आपका भूमिका इसके अंतर्गत उसने आपका जो है निभाई। इस बात को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार वो
भूमिका में आपका रहे हैं। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा सा आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो किस तरह से उन्होंने फैसला किया, किस तरह से वो चीजों को लेकर चले, आप समझ सकते हैं कि क्या है बेसिकली नियोजन। अब देखिए, आप पढ़ते हैं तो अपना एक प्लानिंग करते हैं कि इस तरह से हम स्कूल जाएंगे, इतना होमवर्क करेंगे, इस टाइम इसका रिवीजन करेंगे, इसको तब पढ़ेंगे, इस तरह से टेस्ट सीरीज होगी, अगर हम इतना पढ़ते हैं तो हमारे मार्क्स यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो इसी आधार पर सरकार भी अपना नियोजन करती है कि हम डेवलपमेंट को कैसे करें, गरीबी को दूर कैसे करें, सामाजिक संरचनाओं को कैसे बनाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे दें। क्लियर है? इन सभी पर हम लोग आपका देख रहे थे। वामपंथी दक्षिणपंथी को हम लोग देख चुके हैं और इसमें आधुनिकीकरण के दौर की चीजों को पढ़ा है। कल के लेक्चर में विकास की धारणाओं को पढ़ा, राजनीतिक टकराव को पढ़ा और राजनीतिक फैसले और विकास, इन सभी को हम लोग इसके अंतर्गत आपका एक एक करके जो है आपका देख चुके हैं। अब हम शुरुआती कदम के विषय में थोड़ा सा कल को देखेंगे, तो इस पर हम लोग अपना बेसिकली गौर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी का कोई भी अपना डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपका कमेंट है, कोई आपका प्रश्न है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत जो है हमने आपका डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझा, नियोजन को देखा, योजनाओं को देखा, यानी कि कुल मिलाकर अगर हमको अपना औद्योगिक विकास करना है तो उसके पीछे की इतिहास की कहानी को पढ़ा और सरकार द्वारा किस प्रकार योजना आयोग बनाया गया और क्या उसका कार्य था, कैसे वो आपका परामर्शदात्री संस्था रही, इन सब के विषय में हम लोग देख रहे थे। क्योंकि अभी लेक्चर आपका बीच में है, अभी बहुत सारी चीजें छुटी हुई हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना पूरा कर लेंगे। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है आप उसको घर पर जाकर एक बार रिवीजन करिएगा, चैप्टर को पढ़िएगा। कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर कोई आपका डाउट है मुझसे पूछिए मेरा प्यारा बच्चा, कोई भी। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।